जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। तो आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के सेकेंड वीडियो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इतिहास के प्राग ऐतिहासिक को कवर किया था, जिसमें मैंने आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफ़र कवर किया था। उसमें मैंने बताया था आग का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम हर एक पॉइंट को कवर किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत किया जाए। तो यहाँ पे देखा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़े थे, जिसमें प्राग ऐतिहासिक का कवर किए थे, ठीक है। तो जिसमें प्राग ऐतिहासिक कवर किए थे, तो इसमें हम लोग देखे थे इस काल के मानव किसी लिपि लेखन से परिचित नहीं थे, तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया, जिसको दो भागों में बांटकर पढ़ा गया, पाषाण काल और ताम्र काल। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए हैं पीछे की वीडियो में। यहाँ से आज हम लोग देखेंगे अध ऐतिहासिक काल। अध ऐतिहासिक काल में जो मानव लिपि से तो परिचित थे, परंतु वो पढ़ नहीं जा सकती, यानी कि मतलब उसको अभी हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी पढ़ी नहीं जा सकती। इसमें दो सभ्यताएं आती हैं, हड़प्पा या उसी को कहते हैं सिंधु सभ्यता, और एक होती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता हम लोग अगले की वीडियो आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को देखेंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों रखा गया। तो समझ लेते हैं, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में इसकी खुदाई हुई थी, यानी पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कह लेते हैं। और सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो इस समय साक्ष्य यानी जो स्थिति है वो सिंधु नदी के तट पर था, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कह लेते हैं। और इसके बात करें समय काल की, तो जो इस सभ्यता का विकास का समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब ये ज़्यादा इतिहासकार इसी डेट को मानते हैं, इसलिए हम लोग भी इसी डेट पर अमल करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कहीं कहीं 2300 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है, तो वो ज़्यादा मान्य नहीं है। NCERT भी 25 ईसा पूर्व को मानती है, तो 2500 ईसा पूर्व भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके पास में यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें मिस्र देश है, उसमें मिस्र पोटामिया यानी पोटामिया की सभ्यता भी थी। तो पोटामिया की सभ्यता में जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र था वो शहरी सभ्यता में आता था, जबकि कई इतिहासकार उसको नहीं मानते। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। आगे बात करें कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिए थे। यानी सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिए थे, लेकिन उस समय इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया गया कि यहाँ खुदाई उदाई करके देखा जाए क्या है क्या नहीं है। लेकिन 1921 ईस्वी में, यानी 1921 ईस्वी समय भारत में किसका रूल चल रहा है, यानी यहाँ ब्रिटिशों का शासन चल रहा है। तो उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, इनके कहने पर भारतीय एक व्यक्ति दयाराम साहनी, या इनको कहते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की पहली खुदाई की थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी बताएंगे। जब ये ऑप्शन में कभी न रहे तो क्या बता लेंगे, सर जॉन मार्शल, ठीक है। यानी अब ये सर जॉन मार्शल तो मान लीजिए उस समय के अधिकारी हैं, तो
तो वो तो खुदाई करवाएंगे नहीं, तो वो भारतीय किसी कर्मचारी को कहेंगे। तो उस समय मान लीजिए राय बहादुर दयाराम साहनी को वो कहने पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने खुदाई की। किस सन में की थी? तो 1921 ईस्वी में। तो ये बातें सब समझ में आ चुकी होंगी। अब आइए थोड़ी आगे के बारे में बात करते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता की स्थिति थी उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता का आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। यानी ये आपको मैप में दिख रहा होगा ऐसे, तो ये चतुर्भुजाकार है, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कि ये त्रिभुजाकार थी, क्योंकि ऐसे हम समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे ये मैप बना दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तरी सीमा थी वो कहाँ था? मांडा, और ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और जो पूर्वी सीमा है वो कहाँ है? आलमगीरपुर, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और ये जो पश्चिमी सीमा है ना, ये सुतका गेंडोर, जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? ये है वर्तमान में पाकिस्तान में। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार या उसकी आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार थी, और जो उत्तरी सीमा था मांडा तक, और मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो दैमाबाद है, और दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की बातों में। तो देखिए अब यहाँ से अगर उसकी सामाजिक जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यानी उनका सामाजिक जीवन कैसा था उस पे बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता की जो समाज थी वो मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक। जैसे हम लोग के इस समय में पितृसत्तात्मक है ना, यानी मान लीजिए कोई लड़का है तो उसको पिता के नाम जिसे जाना जाता है, जैसे ये फलाना का लड़का है, ये फलाना का लड़का है। जबकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन समय का समाज जो था मातृसत्तात्मक, यानी माता के नाम से जाना जाता था। और सिंधु सभ्यता लगभग 4 वर्गों में बांटा हुआ था, यानी विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी व शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। विद्वान वर्ग का काम था ज्ञानवान देना, जैसे पढ़ाई लिखाई करना। योद्धा वर्ग इनका काम था युद्ध करना। और व्यापारी वर्ग यानी कि वस्तुएं इधर से उधर ले आना, बेचना। और श्रमिक वर्ग का काम था साफ सफाई करना, ठीक है, सेवा करना। तो वैसे सामाजिक इनकी 4 भागों में बटा हुआ था, यानी 4 वर्गों में विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी या शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। बात करेंगे भोजन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका भोजन, कुछ लोग वहां पे शाकाहारी भी थे और कुछ लोग मांसाहारी, यानी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अब हम लोग देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग मृतकों को कैसे जलाते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसको सावधान प्रणाली कहा गया है। और ये कार्य 3 प्रकार से किए जाते थे, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं ना। जैसे मानव सभ्यता में 16 संस्कार होते हैं। जैसे ही बच्चा माता के गर्भ में यानी पेट में आता है तो उसका वहां पे पहला संस्कार मान लिया जाता है। जबकि जब उसका 16वां संस्कार यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जिसको हम लोग अंतिम संस्कार या 16वां संस्कार मानते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता में मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। एक तो पूर्ण सावधान, दूसरा आंशिक सावधान और तीसरा दाह संस्कार। तो पहले देख लेते हैं पूर्ण सावधान क्या था। तो उसमें मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। यानी पूर्ण सावधान में क्या था, मृतकों का जो मृत शरीर थी उसको कब्र में दफना दिया जाता था। आंशिक सावधान में क्या था, तो इसमें मृतकों के शरीर को पहले जंगल में रख दिया जाता था और पहले जब उसको पशु और पक्षी का उसके मांस को खा लेते थे उसके बाद उसकी बची हड्डियों को दफना दिया जाता था। तो उसको क्या कहा जाता था, आंशिक सावधान।
यानी पहले उस मृत व्यक्ति को जंगल में रख देना और उसके बाद जब उसको पशु और पक्षी खा लेते थे, उसके बाद जो हड्डियां बचती थी उसी को दफना देते थे, तो उसको आंशिक शवाधान कहा गया। और दाह संस्कार यानी मृत को जलाने की परंपरा, यानी मृत शरीर को पहले जला के और उसके बाद दाह संस्कार कर देना, उसको दाह संस्कार कहा गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग देखते हैं नगर नियोजन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर थी वो कैसी थी। तो पहले देखिए, जो सिंधु सभ्यता के नगर थे वो विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। और हड़प्पा की बात करें और मोहनजोदड़ो, यानी जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कह लें, सारे बातें तो एक ही हैं। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। यानी सिंधु सभ्यता का नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। पहले तो ये समझ लेंगे कि सुनियोजित का मतलब कि जैसे इस समय हम लोग की तरफ देखिए, हम लोग की तरफ कोई एक बड़ा सा शहर है ना, अगर बड़ा शहर है उसमें जनसंख्या बढ़ती जाएगी, फिर गलियां पतली होती जाएंगी, आगे गली कहीं ऐसे जगह समाप्त हो जाती है जैसे मालूम ही नहीं चलता कि आगे घर है या गली है या रास्ता है या नहीं है। तो इसको सुनियोजित ढंग से नहीं कहेंगे उस शहर को। जैसे वर्तमान स्थिति में देख लीजिए, जो दिल्ली है, दिल्ली का ग्रेटर नोएडा देखेंगे तो एक पहले से ही वहां पे सारी चीजें बना दी गई है, सड़क है, कितने दूर पे लाइट रहेंगी, क्या रहेंगी, ये सारी चीजें बना दी गई है। और उसके बाद उसके आसपास घर बनाए जाते हैं, उनका भी कुछ नियम रेगुलेशन है, उसके हिसाब से घर बनाए जाते हैं और उसके बाद रोड बनाए जाते हैं। तो ये शहर को देखा जाएगा तो एक तरह से उसको बसाया गया है। तो जब वो बसाया गया है तो सुनियोजित ढंग से होगा। जबकि जो जनसंख्या बढ़ रही है और गलियां छोटी हो रही है, पतली हो जा रही हैं, तो वो क्या है, सुनियोजित ढंग से नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता थी उनका जो नगर था वो सुनियोजित ढंग से बसा हुआ था। यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो मकान थे वो किसके समांतर बने थे, तो पक्की ईंटे के, और सड़कें भी पक्के ईंटे की बनी थी। तो इसीलिए तो हम लोग कह देते हैं कि सिंधु सभ्यता सारी सभ्यता थी। ठीक है, अगले की बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे ना, वो मुख्य सड़कों पे न खुलकर कहाँ पे खुलते थे, पीछे की गलियों में खुलते थे। यानी मतलब कि इस बात से यही समझ में आता है कि उस समय भी इंजीनियरिंग रहे होंगे, यानी वो भी बताते होंगे घर का नक्शा ऐसा होगा, कैसे उसका नक्शा होगा, कहाँ सही खंबा डालना है नहीं डालना है, ये सारी चीजें बताई गई होगी। यानी कि जो दरवाजे होंगे मुख्य दरवाजे पे न खुल के पीछे की ओर गलियों में खुलते होंगे, तो ये सारी चीजें रही होंगी, तभी तो ऐसे संभव हो पाया होगा। तो इसी सारी चीजों से कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही विकसित और सारी सभ्यता थी। अगले की बात करें तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें यानी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और यानी सड़कों की अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 10 मीटर देखा गया है। यानी सिंधु सभ्यता में चौड़ी सड़कें मिली हैं और जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर है। और ज्यादातर सड़कें कहाँ मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगले नंबर की बात करें तो अगला है, सामान्यतः मकान में 4-5 कमरे बनाए जाते थे और मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार और कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते हैं। यानी सिंधु सभ्यता के कमरों की बात करें, घर की बात करें तो घर में लगभग सभी घर में 4 से 5 कमरे मिल जाते थे। मकान में आंगन भी था और उसमें रसोईया घर भी बना हुआ था, स्नाना घर भी था। यानी इस समय जो हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं ना नहाने के लिए, इसका मतलब कि उस समय भी ये सारी चीजें बनाया गया होगा। और कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी था। तो आज ही के समय देखिए ना, आज से 5-10 साल पहले अगर देखेंगे तो गांव में सबके घर तो शौचालय हुआ नहीं करता था। अभी तो इस समय इस पे लोग जागरूक हुए हैं स्वच्छ भारत को लेकर, तो गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं लगभग। अब तो सभी के पास ही शौचालय बने हुए हैं। तो पहले की स्थिति में भी देखा गया तो कुछ बड़े घरों में ही शौचालय मिले हैं और ढकी हुई नालियां भी मिली है। ढकी हुई नालियां का मतलब कि इस समय भी देखेंगे तो शहर में नीचे नाली बन जाती है और ऊपर से मालूम नहीं चलता है, रोड बना रहता है। तो यानी सिंधु सभ्यता में भी ढकी हुई नालियां मिली हैं। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट भी हैं, उनको भी देख लेंगे। तो जैसे अब ये सारी कुछ पॉइंटें थी जो इससे साबित होता है कि जो सिंधु सभ्यता था वो शहरी सभ्यता थी।
बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, यानी उसके प्रमुख स्थल है, तो इसकी खुदाई कौन किया है? दयाराम साहनी कर दी है। यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया है? दयाराम साहनी किए हैं। कब किए हैं? तो 1921 ईस्वी में किए हैं। और जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के तट, रावी नदी के किनारे हैं। और वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान में है। और यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली हैं जो एग्जाम में पूछता रहता है, तो उसको भी देख लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से ही श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, लकड़ी का ताबूत मिला है और RH-37 कब्रिस्तान भी मिला है। तो ये भी ध्यान रख लेंगे कि जो RH-37 कब्रिस्तान है ये यहीं से मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा से क्या बातें याद रखना है? जैसे एक और ट्रिक जान लेंगे कि यहाँ पे ट्रिक होता है जैसे हरा, क्योंकि अभी तो याद ध्यान रहता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो ये कंफ्यूज करता है। जैसे ह से क्या हो जाएगा? हड़प्पा, और र से हो जाएगा रावी। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की खुदाई किसने किया है? दयाराम साहनी ने। कब किए हैं? 1921 ईस्वी में। ये सारी बातें याद रखना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बनता है कि अन्नागार कहाँ से मिले हैं, यानी अन्न रखने वाला भंडार, जो पोटरी होता है ना, यानी जहाँ पे हम लोग अनाज इकट्ठा करते हैं, तो अन्नागार कहाँ पे मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले स्थल की। तो अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। तो बात करें मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता या खुदाई कौन किए हैं? तो राखाल दास बनर्जी किए हैं। और कब किए हैं? तो 1922 ईस्वी में किए हैं। और अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। और किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का सीधा अर्थ ये भी समझ लेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ को अब मोहनजोदड़ो है, इसको कैसे याद रखेंगे कि किस नदी के किनारे है? तो इसको याद रखेंगे मौसी से। यानी जो मौसी है, यानी इसमें मौ है, उसको मोहनजोदड़ो से कोरिलेट कर देंगे और सी से सिंधु नदी कोरिलेट कर देंगे। यानी मौसी ट्रिक याद रखेंगे। हरा से तो हड़प्पा था और से रावी था, यहाँ मौसी यानी मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। कुछ यहाँ से चीजें पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे क्या क्या चीजें मिला है तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से मिला है पुरोहित आवास, यानी कि जो बुजुर्ग रहते हैं उनके रहने का घर भी मिला है। अन्नागार यानी अन्न रखने का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। विशाल स्नानागृह यानी वही स्विमिंग पूल भी, स्विमिंग पूल जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना पीछे, यानी स्विमिंग पूल यानी पोखरा रहा होगा, उसमें उतरने के लिए देखेंगे ना तो सीढ़ियां बनी थी, तो इसलिए वहां पे स्विमिंग पूल कह लेते हैं। ठीक है, और घर में कुआं का साक्ष्य भी यहीं से मिला है मोहनजोदड़ो से। आदि शिव भगवान की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। कांच की बनी नर्तक की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कांच की बनी नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। और सबसे चौड़ाई सड़क यहीं से, यानी सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये बातें ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे के स्थल के बारे में बात करते हैं। तो अगला स्थल है चहुंदड़ो। अगर बात करें इसकी खुदाई की, तो इसकी खुदाई गोपाल मजमूदार ने की है। और वर्तमान में चहुंदड़ो की वर्तमान स्थिति की बात कर दिया जाए तो यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और यह एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित है। रहित का मतलब कि यानी दुर्ग से नहीं है वहां पे। यानी ये मान लीजिए शहर है चहुंदड़ो, और इसके बाहर जो पहले के राजा थे ना वो किला बना देते थे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे किला नहीं हो रहा होगा, तभी तो दुर्ग रहित बोला गया है। और यह एक औद्योगिक शहर रहा है। औद्योगिक का मतलब कि अब यहाँ पे कल कारखाने लगे रहे होंगे, तभी तो इसको औद्योगिक शहर बोला गया है। तो चहुंदड़ो कैसा शहर है? तो दुर्ग रहित है और एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, और यहाँ से बात करेंगे मिले हुए साक्ष्यों की, तो यहाँ से ज्यादातर महिलाओं के जो श्रृंगार वाले
वस्तुएं होती है ना, वो सारे मिले हुए हैं। तो जैसे पूछता है कि लिपस्टिक कहाँ से मिला हुआ है, तो चौंदड़ों से, यानी यहाँ से मिला है लिपस्टिक, शीशा, मनके व गुड़िया, और कुत्ते और बिल्ली, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैरों के निशान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान कहाँ से मिले हैं, तो चौंदड़ों से मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रमुख स्थल में, जो है रोपण। तो रोपण की बात कर लेते हैं। तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की है और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। और बात करें यहाँ से मिलने की साक्ष्य की, तो यहाँ से मिला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का परिमाण या साक्ष्य मिला है। मतलब कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने, यानी मानव जब वहां पे खुदाई हुई तो मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला। तो इसलिए कहते हैं कि रोपण से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और जब हम लोग पाषाण काल पढ़े थे तो उसमें नव पाषाण काल में बुर्ज होम में मिला था साक्ष्य। और ये बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो नवपाषाण में पूछा जाए तो बुर्ज होम में मिला था ये साक्ष्य, और सिंधु घाटी सभ्यता में बोल दिया जाए तो रोपण में मिला था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले स्थल पे। तो अगला स्थल है कालीबंगा। और कालीबंगा की बात करें, मतलब इसकी खुदाई कौन किए हैं? तो ए.के. थापड़ और इनके साथ रहे हैं बीबी लाल। ये दोनों लोग मिलकर इसकी खुदाई या उत्खनन करता रहे हैं। और वर्तमान में इसकी स्थिति या स्थान की बात करें तो यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ ये भी जान लेंगे कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काली मिट्टी की चूड़ी। और बात करें यहाँ से मिले हुए साक्ष्यों की, तो हल से जूते हुए खेत के निशान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल से जूते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड और चूड़ी। चूड़ी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चूड़ी का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। अभी पीछे हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे पीछे हम लोग देखे थे कि महिलाओं के ज्यादातर वस्तुएं कहाँ से मिले? तो चौंदड़ों से मिले। लेकिन उसमें ध्यान रखेंगे कि अगर बात किया जाए चूड़ी की, तो चूड़ी का साक्ष्य सबसे अधिक कालीबंगा से मिला है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि एक कहानी से इसको याद रख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पति जी हैं, यानी कोई व्यक्ति है, उसकी औरत है यानी बीबी, और बीबी ने मांगा चूड़ी, यानी बीबी काली थी और चूड़ी मांगी, तो पति गुस्सा होकर क्या मार दी? एक थापड़ मार दी और गाल क्या हो गया? लाल हो गया। तो इन सारी बातों से कोरिलेट करते हैं कि एक थापड़ और बीबी लाल, यानी एक थापड़ और बीबी लाल कालीबंगा की खुदाई की है, और कालीबंगा यानी काली बीबी से कोरिलेट कर देंगे। क्या मांगी थी? चूड़ी मांगी थी, तो चूड़ी से कोरिलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको सिर्फ याद करने के लिए है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला स्थल। अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें कि इसकी खुदाई या उत्खनन करता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। और यहाँ से वस्तु मिलने की बात करें तो किसका साक्ष्य मिला है? स्टेडियम का। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्टेडियम का, ये देख रहे हैं, स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ पर बैठने के लिए सीढ़ियां भी बनी थी। तो ये सारे साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये याद रखेंगे कि धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट किए हैं और यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। अब बात करते हैं अगला स्थल की। तो अगला स्थल है सुरकोटदा, और इसके उत्खनन करता है जगपति जोशी। और वर्तमान में इसका जो स्थान कहाँ पे है, यानी वर्तमान में सुरकोटदा की स्थिति क्या है? तो गुजरात में। और यहाँ से वस्तु की साक्ष्य मिला है घोड़े की हड्डी। यानी पूछ लिया जाए कि घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना ही याद रखना है कि जगपति जोशी सुरकोटदा की खुदाई की है, और सुरकोटदा गुजरात में स्थित है, और यहाँ से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। अब हम लोग देखते हैं लोथल। तो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में से लोथल एक इम्पोर्टेंट स्थल है। जो लोथल सभ्यता का उत्खनन करता की बात करें तो S.R. राव हैं, और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये भी गुजरात में है। ये भी याद रखेंगे कि लोथल एक प्रमुख स्थल है,
यानी बंदरगाह है जो सिंधु सभ्यता का एकमात्र है, और ये कहाँ पे है? गुजरात में। और यहाँ बात करेंगे मिलने का साक्ष्य, तो ये बात बता ही दी है कि यहाँ यही एक तो बंदरगाह है जो सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध है, तो लोथल एक बंदरगाह है। और यहाँ पे घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे, यानी ये एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ घर गलियों में न खुलकर मुख्य सड़कों पे खुला करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखेंगे। और लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, तो इसको लो से कोरिलेट कर लेंगे, यानी लो से हो जाएगा लोथल और भौ से हो जाएगा भोगवा नदी। तो ऐसे आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा ज्यादा दिनों तक याद रखने में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन थोड़ी सी और बातें देख लेंगे, इससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, जो सिंधु सभ्यता है ना, इसको हड़प्पा सभ्यता, सैधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय कांसा का उपयोग किया गया। कांसा का निर्माण किससे हुआ? तो तांबा का निर्माण तो हुआ ही था, और तांबा में मिला दिया गया टीन, तो तांबा और टीन के मिश्रण से जो वस्तुएं बनी थी उसको कांसा कहा गया, तो इसलिए कांस्य युग की सभ्यता भी कहा लिया जाता है। और जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावात्मक और चित्रात्मक थी। भावात्मक मतलब कि उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए उसको भावात्मक और चित्रात्मक कहते हैं। और जो हम लोग जो चीजें लिखते हैं ना, जैसे हम लोग जो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि में या कुछ भी लिपि में लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं दाएं से बाएं, जबकि बाएं से दाएं हम लोग लिखते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां थी वो दाएं से बाएं लिखी गई थी। तो ये भी बातें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि किधर से किधर को लिखी गई, तो दाएं से बाएं लिखी गई, और ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और ये हम तो मानते हैं बहुत अच्छा है कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि इतनी बातें याद रखना होता है। अगर पढ़ ली जाती तो और पता नहीं कितना बातें याद रखना होता। और आगे देखिए, जो सैधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे ना, तो वो इसी यूनानी के कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासी का उपज, यानी कपास की खेती करने वाले को ही सैधववासी कहा गया है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन जो उनका मुख्य व्यवसाय था ना, वो क्या था? व्यापार था। यानी व्यापार को आप याद रखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, और जब वो व्यापार करते थे तो माप तौल से भी परिचित रहे होंगे, तो इसलिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो माप तौल भी जानते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। कुछ और बातें कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। ये बातें याद रखना है। अगला है, जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन समानता बने थे वो किस रंग से रंगे जाते थे? तो किस रंग से रंगे जाते थे? लाल रंग से रंगे जाते थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की बर्तने, यानी जो मिट्टी के बर्तने थे, किस रंग से रंगे जाते थे? तो लाल रंग से। बात करें अगले की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, बहुत से जानवरों का तो चित्र मिला है, लेकिन वहां पे शेर का चित्र नहीं मिला है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में कौन से पशु का साक्ष्य नहीं मिला, तो आप बताएंगे शेर का नहीं मिला। ठीक है, तो ये शेर याद रखेंगे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी का इस्तेमाल करके उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है वो सेल खड़ी का इस्तेमाल करके मुख्य रूप से किया गया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किससे बनी हुई थी, तो सेल खड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, और अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे ना, क्योंकि उनके घर पक्के ईंटे की थी, नालियां ढकी थी, ये सारी चीजें हम लोग पीछे देखे हैं। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे?
तो यानी सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटे के ना, तो राइट आंसर ईंटे हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पा वासी किसके सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे? तो किसके करते थे? कपास के ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सबसे अच्छा काल माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर का निर्माण के रूप में किया गया? तो अभी देखे हैं सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था मोहर बनाने में। अगले की बात करें तो अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। व्यापार के साथ साथ वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना उनका था। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी कैसे युग की सभ्यता कही जाती है? तो कैसी कही जाती है? कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है ना, क्योंकि कांस्य धातु से बने औजारों का प्रयोग किया गया, तो इसलिए कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो प्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। अगर दयाराम साहनी न रहता तो हम लोग सर जॉन मार्शल लगा लेते, लेकिन यहाँ पे दयाराम साहनी है, तो दयाराम साहनी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन 4 वर्गों में विभक्त था ना, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा में ही सबसे पहले खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में ना। कौन किए थे? दयाराम साहनी। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का ना। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में करते थे? तो मातृशक्ति में, क्योंकि उनका समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु का अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? तो शेर का, क्योंकि जो मोहर बनाया गया था ना, तो मोहर में शेर का चित्र नहीं मिला था। अरे तो यहाँ पे क्या कह लेंगे? जो शेर का साक्ष्य नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में उसमें कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा नहीं मिली थी ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पंत नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन था? लोथल था ना। यही तो एक सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है लोथल, जो गुजरात में है, और किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहां से हुई है? तो कहां से हुई है? तो यहां से मोहनजोदड़ो से हुई है। यानी हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य प्रतिमा कहां से मिली है? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।